नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील और आप देख रहे हैं मुकाबला। इजराइल ने ईरान पर हमला बोला है। इजराइल का दावा है कि उसने ईरान के सैन्य ठिकानों यानी कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा है कि ये हमारा पलटवार है। 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर हमला बोला था। ये हमला हिजबुल्लाह प्रमुख के इजराइल के हमले में मारे जाने के बाद हुआ। ईरान ने कहा था कि इजराइल हमले की गलती ना करे, लेकिन 1 अक्टूबर से ही ये तय था कि इजराइल चुप नहीं बैठेगा और आखिरकार उसने ईरान पर हमला कर दिया। बात सिर्फ इजराइल ईरान की नहीं है, दोनों देशों के सैन्य ताकत की नहीं है, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की है, अर्थव्यवस्था की है, कच्चे तेल की कीमत की है। इन तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे मुकाबला में। हमारे सवाल ये हैं, इजराइल का हमला किसके दावे में कितना दम है? दूसरा सवाल, इजराइल का बदला पूरा हुआ, रुकेगा या बढ़ेगा युद्ध? क्या ईरान देगा इजराइल को जवाब? चौथा सवाल, युद्ध में कूदेंगे दूसरे देश? क्या इजराइल ने किया है सीमित हमला? और आखिरी सवाल, क्या अमेरिका की बात मान गया इजराइल? हमारे साथ यहाँ पे स्टूडियो में मौजूद हैं जेके त्रिपाठी, पूर्व राजदूत हैं, सैयद रुमान हाशमी हैं, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जूम पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर जहांगीर, डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर इजराइल स्टडीज़, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। संजीव बजाज जी हैं, एमडी बजाज कैपिटल के। मेजर जनरल पीके सैगल साहब हैं जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और डॉक्टर वेल अवाद हैं, सीनियर इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट। मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी जेके त्रिपाठी जी, क्योंकि आप शायद इस रीजन को समझते हैं अच्छे तरीके से। इजराइल ने कहा है लिमिटेड अटैक है और मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर है। ईरान का कुछ और वर्जन आ रहा है। हमेशा जब भी युद्ध होता है एक फॉग ऑफ वॉर रहता है, एक वर्जन के काट में दूसरा वर्जन होता है, तो सच्चाई क्या है? देखिए मारिया जी, आजकल जो युद्ध का तरीका है वो बदल गया है। आजकल युद्ध से ज़्यादा युद्ध का प्रचार, इन्फॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन वॉर चलती है। तो ऐसे में दोनों में से कौन सही कह रहा है और कितना सही कह रहा है ये जानना मुश्किल हो जाता है। ये तभी जाना जा सकेगा जब युद्ध एक बार ख़त्म होगा कि किसकी कितनी ज़्यादा नुकसान किसका हुआ है और कहाँ कहाँ कोई हारा है कोई जीता है। लेकिन फिर भी देखिए, अगर आप ईरान और इजराइल की ताकत की बात करें और ईरान और इजराइल के ढर्रे की बात करें काम करने की, तो एक चीज़ तो देखिए तय है कि इजराइल के पास सिर्फ पिछले साल 7 अक्टूबर के अपवाद को छोड़ करके इजराइल की खुफिया प्रणाली जो है बहुत ही शक्तिशाली रही है। उतनी शक्तिशाली ईरान की नहीं रही है। तो अगर इजराइल कह रहा है कि उसने 3 ठिकानों पर तेहरान में और 2 और शहरों पर हमले करके, प्रिसाइज टारगेटेड हमले करके तबाही की है, तो काफ़ी कुछ ये माना जा सकता है कि होगा। लेकिन ईरान के पास भी देखिए, एक तो उनके पास अरमान नाम का जो है एंटी मिसाइल सिस्टम है और वो काफ़ी अच्छा है, और इसके साथ ही रूस से S-300 उन्होंने लेके रखा है, जो कि S-400 का छोटा वर्जन है। S-400 भी शायद अगस्त में लेने की बात हो रही थी। तो अब इसमें कितने हमले ईरान ने इजराइल के, तो यहाँ पे बात रुकेगी या आगे बढ़ेगी? रुमान हाशमी, देखें, अमेरिका में चुनाव 9 दिन के बाद चुनाव है। वहाँ पे जो बाइडेन की पूरी कोशिश थी, कमला हैरिस की पूरी कोशिश थी। 10 दिन में 9 विजिट किया है ब्लिंकन ने, होम सेक्रेटरी ने, गल्फ कंट्री का, इजराइल का और कतर का और सऊदी अरब जैसे मुल्कों का, इजिप्ट का। लगातार इनकी कोशिश रही है कि जंग को रोका जाए, सीज फायर हो। लेकिन इजराइल को ये हमला जो इजराइल ने किया है वो हमला वो करता ही। उसकी वजह ये है कि जहाँ 72-3 की जो वार थी या 1967 की जो वार था, 6 दिन में सरेंडर कर गए थे अरब कंट्रीज़, या 2006 का जो वार था जहाँ लेबनान पे अटैक किया था हिजबुल्लाह, वो ख़त्म करने के लिए इजराइल, वो 30-35-40 दिन में वो वार ख़त्म हो गया था। ये हमला इतना अप्रत्याशित था हमास का 7 अक्टूबर का, जो बिल्कुल अनगाइडेड पकड़ लिया हमास के फाइटर्स ने। फर्स्ट टाइम
इसराइल के अंदर हमला हुआ। इसराइल के अंदर इसके पहले हमला नहीं हुआ था। जब भी इसराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हों या और उनके जो मिनिस्टर हैं रेडिकल विंग के होलोकास्ट के बाद यहूदियों पर इतना बड़ा हमला किया, इस तरह का बयान आया जी। इसलिए इसराइल को ये दिखाना था ईरान के अटैक के बाद कि वो इस इलाके का सुपरमैन है या सुपर पावर है। लेकिन तो क्या इजराइल ने ये मैसेज कन्वे कर दिया है डॉक्टर जहांगीर? क्योंकि जो भारत में राजदूत हैं इजराइल के, उनसे हमारी खास बातचीत भी हुई है, वो इंटरव्यू मैं थोड़ी देर में चलाऊंगी। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि इस अटैक या रिटेलिएशन के बाद उनको उम्मीद है कि डी एस्केलेशन होगा, लेकिन डी एस्केलेशन का कोई साइन तो दिख नहीं रहा। होने के आसार बहुत कम है। ईरान अब अपनी साख बचाने के लिए, इसे दरअसल नूरा कुश्ती भी कह सकते हैं। हाँ। ये एक हद तक दिखावे की लड़ाई है ईरान के लिए। ईरान असली युद्ध से बचना चाहता है, पर चाहता है कि उनकी साख और उनका मुखौटा बना रहे ईरान इजराइल के विरोधी के तौर पे। ईरान अब जाहिर देखिए, पिछली ईरान की जो दो कार्रवाइयाँ थी, वैसे ही फौरी कार्रवाई होगी। फौरी का मतलब यह है कि वो सिविलियन बेसिस पे या किसी भी तरह के डायरेक्ट पब्लिक स्पेसेस को टारगेट नहीं किया जाएगा। और देखिए, 1 महीना निकल जाएगा उस अनुमान में। इसराइल ने 1 महीना निकाल दिया, और इस पूरी गफलत में हो ये रहा है कि गाजा के बाशिंदों की स्थिति में बात नहीं होती, इसराइल की गाजा में हारी हुई लड़ाई पे बात नहीं होती। तो ये इसराइल के लिए भी बड़ी सहूलियत की बात है कि ये नूरा कुश्ती चलती रहे ईरान के साथ। और ईरान के खुमैनी के लिए बहुत ज़रूरी है कि भाई, हम एक बहुत बड़ी मसीहाई लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी बाकी सारे जो डोमेस्टिक गुनाह हैं वो माफ़ हैं। ईरान के अंदर तो मतलब स्थिति तो बड़ी ख़राब है, पर इसराइल के साथ जो उनकी सो कॉल्ड जो जंग है, उस जंग के गुनाह में, मतलब उस जंग के फिराक में वो अपने सारे गुनाह माफ़ किए बैठे हैं। तो सहूलियत है, और सहूलियत की लड़ाई चलेगी। तो आपका कहना है कि ये सहूलियत की लड़ाई है, लेकिन अर्थव्यवस्था की बात कर लेते हैं संजीव बजाज जी से। संजीव बजाज जी, अर्थव्यवस्था किस तरह से बदल रही है इस पूरे रीजन में, और आप कैसे देखते हैं कि अगर ये डी एस्केलेशन इस मोड़ पर नहीं होता है तो फिर आगे क्या होगा? कच्चे तेल की कीमत की भी बात है। कच्चे तेल की कीमत ऑलरेडी $90 पर बैरल पहुंच गई है और ये बढ़ सकती है। इससे इंडिया पे बहुत इफेक्ट आता है, बिकॉज इंडिया 80% अपना तेल इंपोर्ट करता है। और ये खाली रिफाइनरीज पे नहीं इफेक्ट आता, पब्लिक पे नहीं आता, ट्रांसपोर्ट कंपनीज में नहीं आता, इसमें केमिकल इंडस्ट्री पे इफेक्ट आता है, पेंट पे इफेक्ट आता है। तो इससे और एफएमसीजी पे इफेक्ट आता है, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाती है। तो इंडिया के लिए पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ना अच्छी नहीं बात है, तो उससे काफी इफेक्ट आएगा। प्लस जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स होते हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं, बिकॉज जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं वो डिफेंस ओरिएंटेड एक्सपोर्ट्स नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द इंडियन कंपनीज का जो एक्सपोर्ट है वो कम हो जाता है। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़े से डरते हैं, वो चाहते हैं कि हम अपने होम कंट्री में ही रहें। तो उससे होता है जो इंडियन स्टॉक्स हैं जैसे HDFC बैंक और काफ़ी स्टॉक्स हैं जो एक फेवरेट हैं, FIIs के फेवरेट स्टॉक्स हैं, तो डिस्पाइट डूइंग अ गुड परफॉर्मेंस वो बढ़ नहीं रहे। तो मेरे हिसाब से इससे इंडिया में जो कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट आएगा अगर ये वॉर चलती है या एस्केलेट होती है। और अगर इजराइल ईरान के मेन ऑयल के अड्डे पे अटैक कर देता है, उससे तो ऑयल प्राइसेस काफ़ी बढ़ जाएंगी और काफ़ी प्रॉब्लम होएंगी पूरी दुनिया को और स्पेशली इंडिया को। तो लेकिन यहाँ पर जब मैंने ये सवाल पूछा राजदूत से डॉक्टर वेल अवाद कि कौन पीस मेकर का रोल प्ले करेगा, और अगर आप ये बोलते हैं डिप्लोमेसी सल्यूशन है, तो टेबल पर दोनों जो वॉरिंग नेशंस उनको कौन लाएगा? तो उनका कहना था कि कोई भी लाए, क्योंकि हम लोग ने 20 देशों के लोगों के थ्रू कन्वे करने की कोशिश की है ईरान को कि ये जंग अब थमनी चाहिए। लेकिन सवाल है कि जो कल हुआ, जो आज सुबह में हुआ, उसके बाद आप थमते देख रहे हैं या फिर अभी एक और जवाब आएगा? मेरे ख्याल से अभी तक तो शांति मांग रहे हैं, इसलिए दोनों तरफ से हमारा जो इंफॉर्मेशन आते हैं ये इंडिया में
मतलब ये ईरान का वो कि इजरायली में खुद इंफॉर्मेशन दे दिया कि किस जगह में बम्बार्डमेंट चला सकते, उन्होंने बंद कर दिया था, इसलिए वो तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। ये दूसरी बात ये है, सारी दुनिया का लोग कह रहे हैं हम लोग युद्ध नहीं मांग रहे किसी जगह में, क्योंकि अरब मुल्क में जो जीसीसी कंट्री बताया था इजराइल के लिए और अमेरिकन के लिए, कह रहे हमारा एयर स्पेस भी यूज बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ईरान बिल्कुल उन्होंने वार्निंग दे दिया था, अगर आप लोग ये आपका एयर स्पेस यूज कर सकते हैं, हमको आपकी देश में इंस्टॉलेशन वो जैसी ऑयल इंस्टॉलेशन वो अटैक कर सकते। ये तीसरी बात भी है मरिया, ये तीसरी बात ये इजराइल में खुद सिर्फ नेतन्याहू मांग रहे इस युद्ध में मरना चाहते रीजनल वॉर के लिए, मतलब किसी के अलावा कोई और नहीं। अमेरिकन में खुद नहीं मांग रहे, क्योंकि मालूम हो गया अगर तेल बढ़ जाते हो तो उससे फायदा कौन कौन है, फायदा रूसी के लिए फायदा है, और रूसी के लिए फायदा होता है तो यूरोपियन को सफर हो रहा है, इसलिए उनकी इंटरेस्ट में पहले सोच रहा था, या ना हमारा इंडिया इंटरेस्ट के लिए या एशिया इंटरेस्ट के लिए, अगर कल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दे या रेड सी बंद हो जाएगी या स्विस कैनाल बंद हो जाएगी, ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी तो इम्पैक्ट बहुत इफेक्ट हो रहा है। और दूसरी बात भी है, वो तो ऑयल एंड ट्रेड, वो भी ग्लोबल ट्रेड वो भी इफेक्ट हो रहा है। आपने सही बात शांति मांग रहे कही कि ये जो जंग है वो किसके इंटरेस्ट में है, किसके इंटरेस्ट में है, यही आप मुझे ये जवाब आप ही दे दें। मैं आपके लिए जवाब दे रहे हूँ, अगर इजराइल की आप मारिफ के पेपर भर सकते हो तो आपके लिए एक चीज मिलेंगी, नेतन्याहू खुद कह रहे अगर उनके लिए ये तो कंटिन्यूएशन ऑफ दिस वॉर, उनके लिए जो उसकी ट्रायल भी है दिसंबर में आ रही इजरायली कोर्ट में, उन्होंने पोस्टपोनमेंट मांग रहे, इसलिए अभी तक उन्होंने 2-3 फ्रंट भी खोल दिया था, लेबनान भी खोला था, गाजा भी खोला था, इराक में सीरिया भी है, ईरान भी है, अभी आप और कितना और खोलेंगे, ये इसलिए उनकी सबसे बड़ी फायदा है। दूसरी बात भी है, ये सिर्फ उनकी मतलब ये जब तक जितना युद्ध में चल रहा उतना कुर्सी में बैठ सकते, ये तो सारा दुनिया मालूम है, हमारा नहीं है, ये इजरायली की मीडिया कह रहे। दूसरी बात यह है, अगर उनके लिए फेलियर है, गाजा के अंदर फेलियर हो रहा है, तो उन्होंने साउथ लेबनान में गया था, और अभी तक उन्होंने ईरान भी जा रहे, इसकी मतलब एक मकसद ईरान और यूनाइटेड स्टेट के लिए वो झगड़ा मांगे। ठीक है, तो अगर ये थकान भी अब आगे बढ़ रही है इस लंबी जंग को देखते हुए, तो मेजर जनरल पीके सहगल साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि अगर किसी को फायदा नहीं हो रहा है, सिर्फ नेतन्याहू को हो रहा है, क्योंकि वो डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मजबूत नेता हैं, तो आगे क्या? अगर जो हमला कल हुआ तो क्या वो पलटवार के लिए इजराइल अब तैयार है? देखो, जहाँ तक अली खमेनी का ताल्लुक है, अली खमेनी ने साफ तौर पे कहा है कि अगर इजराइल की तरफ से जो भी कार्रवाई होती है तो हमारी तरफ से अगला हमला जो है और भी ज़्यादा भयानक होगा, और भी ज़्यादा खतरनाक होगा, और हो सकता है कि बजाय 200 मिसाइल दागने के हम 500 से 1000 मिसाइल दागे। मेरे मुताबिक अपनी क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, अपने ईगो को मेंटेन करने के लिए, अपनी छवि को मेंटेन करने के लिए, अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को साथ ले जाने के लिए 100% ईरान दोबारा कार्रवाई करेगा। और इसराइल ने तकरीबन 25 दिन लगाए, मुझे लगता है कि ईरानियन की तरफ से ये हफ्ता इसी हफ्ते के अंदर शायद तो दोबारा स्ट्राइक हो सकती है। जहाँ तक इसराइल की ताल्लुक है, इसराइल की बड़े पैमाने पर स्ट्राइक करने की कोशिश की, लेकिन ऑलमोस्ट 90% ऑफ द मिसाइल जो थी उनको ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। वो काफ़ी से ज़्यादा झटका लगा इसराइल को, बिकॉज इसराइल को कन्विक्शन था कि किसी प्रकार से उनके इसराइल के जो ईरान के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको बड़े पैमाने पर डिग्रेड कर पाएंगे, लेकिन उसमें उनको सफलता नहीं मिली। उन्होंने 100 हवाई जहाज को इस्तेमाल किया, 3 चरणों में हमला किया। पहले चरण में उन्होंने जो ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसको बर्बाद करने की कोशिश की। सेकंड फेज में उन्होंने जो लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोडक्शन कैपेबिलिटी थी उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, और थर्ड फेज में उन्होंने उनके जो वेपन डिपोज हैं उनको बर्बाद करने की कोशिश की। साथ ही साथ उनके पहले हमले में बड़ी ज़बरदस्त कोशिश थी F-35 के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के माध्यम से वो एयर डिफेंस सिस्टम को डिग्रेड करें, लेकिन उसके डिग्रेडेशन में उनको सफलता नहीं मिली। तो वास्तव में मुझे नहीं लगता कि ईरान जो है किसी प्रकार से चुप रहेगा। ईरान के जनरल साहब ने ऑलरेडी कह दिया है, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ऑलरेडी कह दिया है कि हमारा हक बनता है और हमारा राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है यूएन के मुताबिक कि हम जवाबी कार्रवाई करें, और वो साफ तौर पर इशारा दे रहे हैं कि हम अवश्य जवाबी कार्रवाई करेंगे। और क्या जवाबी कार्रवाई केवल ईरान की तरफ से होती है या इट बी अ जॉइंट एफर्ट बाय ईरान, हूथी,
Hezbollah and Hamas, as well as from resistance from Syria and Iraq. ठीक है, तो आपका कहना है कि वो जवाबी कार्रवाई की बात तो किया है ईरान ने, लेकिन क्या वो जवाबी कार्रवाई अफोर्ड कर सकते हैं, ये भी सवाल है। जेके त्रिपाठी जी, सवाल ये है कि ये तो थमेगा नहीं, अगर एक वर्जन ये भी आ रहा है, लेकिन अगर आप ये देखें जो ईरान का इनिशियल रिएक्शन आया है कल के अटैक के बाद, कि जो ईरानियन डिफेंस इंस्टॉलेशन से उन्होंने काउंटर कर दिया और उतना बड़ा डैमेज नहीं हुआ, उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं हुआ, तो वो डाउन प्ले कर रहे हैं इम्पैक्ट पर। तो क्या ये देखा जाए कि ये फर्स्ट साइन है उनके भी तरफ से कि अब ये थमना चाहिए? देखिए, दोनों ही पक्ष चाहते हैं कि कोई रास्ता मिले एग्जिट का, खत्म हो, कोई रास्ता मिले बाहर निकलने का, कोई एग्जिट का वे हो। क्योंकि दोनों ये जानते हैं कि दोनों के लिए अब परेशानी ये है कि दोनों के लिए ये स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है, उनकी अपनी ज़िंदगी की बात है, उनकी अपनी अहमियत की बात है कि अगर आज इजराइल हारता है तो नेतन्याहू की तो कुर्सी गई, वैसे ही नेतन्याहू की पॉपुलैरिटी ग्राफ गिरता जा रहा था। और ईरान के लिए भी प्रॉब्लम यह है, देखिए कि ईरान का आज आप उठा के देख लीजिए न्यूज़, तो तमाम मुस्लिम ममालिक ने ईरान के पक्ष में निंदा की है, लेकिन कोई खड़ा नहीं है, कोई खड़ा नहीं हुआ। यहाँ तक कि गाज़ा पट्टी के लोगों को अपने यहाँ शरण देने के लिए कोई भी मुस्लिम मुल्क नहीं आया। तो ईरान ये जानता है कि वो एक तरह से अकेला है, उसके साथ सिर्फ रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया और भी 2-4 ऐसे होंगे, लेकिन कोई कतर हो, बहरीन हो, कुवैत हो, ओमान हो, सबने बुराई की, सबने तनकीद की इनकी, लेकिन कोई आया नहीं। हाँ, तो यही सवाल मैं आपसे पूछूंगी, ये ऐसा क्यों है कि इस जंग में भी ईरान, सब बात कर रहे हैं लेकिन ईरान के साथ क्यों कोई भी मुस्लिम ममालिक खड़ा नहीं है? देखिए, मुस्लिम ममालिक तो बहुत ज़्यादा हैं, मलेशिया है, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, मिडिल ईस्ट की बात करें, मिडिल ईस्ट की बात जी, अरब कंट्रीज, अरब कंट्रीज अप टू इजिप्ट। ऐसा है कि बहुत पहले, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, बिन सुलेमान ने एक बयान दिया था आयतुल्लाह अली ख़ामेनी को लेकर के कि आयतुल्लाह अली ख़ामेनी मिडिल ईस्ट के हिटलर हैं। यस, यूएई भी काफ़ी कंसर्न रहता है बढ़ते हुए मिलिट्री पावर को लेकर के ईरान के। और 1929 में अल्लामा इकबाल ने कहा था, ये पूरा मामला बैकग्राउंड में गज़ा को हम ध्यान रख के बोल रहे हैं, 1929 में अल्लामा इकबाल ने कहा था अरब कंट्री मस्जिद अक्सा में फ़लस्तीनियों का एड्रेस करते हुए कि एक बात याद रखना कि ये अरब कभी तुम्हारे नहीं होंगे। ईरान, ये जो पब्लिक है, अरब अवाम है, तो उन्होंने ये क्यों कहा था कि अरब तुम्हारे नहीं होंगे? ये बात क्योंकि अरबों का रवैया शुरू से, जब वालफोर डिक्लेरेशन था ना जी, उस वक्त जो इजराइल का बनने का पास हुआ, तो उस वक्त शरीफ मक्का जो थे वो भी जो ज़ियोनिस्ट ग्रुप था उसके साथ में थे, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि हम तुमको भी इंडिपेंडेंस देंगे। जॉर्डन के हाशमाइट को भी कह दिया था तुमको भी इंडिपेंडेंस देंगे। तो इन लोगों का अपना जो घराने थे, कबीला सिस्टम, ये इनका अपना इंटरेस्ट था कि वहाँ छोटे छोटे स्टेट बन जाएंगे। इंग्लैंड ने यकीन दिलाया था अरबों को बांट के, ऑटोमन एम्पायर से अलग करके अलग अलग स्टेट देंगे और आप वहाँ के सुल्तान अमीर रहोगे। इसलिए फ़लस्तीन का उन्होंने साथ नहीं दिया। ये पूरे बैकग्राउंड को आप देखिएगा तो ईरान अगर सपोर्ट कर रहा है गज़ा के लोगों का, फ़लस्तीन का, जिसको अमेरिका या दूसरे कंट्री कंडेम करते हैं, लेकिन यूनाइटेड चार्टर को अगर आप देखेंगे, जो यूनाइटेड चार्टर नेशनल जनरल असेंबली में पास हुआ था, राइट टू प्रोटेक्ट, कि अगर कहीं मैसेक्योर होता है, किसी पे हमला होता है, किसी स्टेट पे होता है, तो स्टेट या ग्रुप आर्म्ड होके उसका मुकाबला सेल्फ डिफेंस में कर सकता है। तो ईरान अगर एक्शन ले रहा है, हिजबुल्लाह अगर एक्शन ले रहा है, तो इसी राइट टू प्रोटेक्ट R2P के बुनियाद पे कर रहा है। ठीक है डॉक्टर जहांगीर, इसी थॉट को आगे ले जाते हैं। मैं आपसे अब जानना चाहूंगी कि अगर ईरान अकेले खड़ा है, यहाँ पर इजराइल के साथ बहुत सारे
मुमालिक हैं और यूएस ने भी ये साफ तौर पे कहा कि उनको जानकारी थी कि इस तरह का राइट टू सेल्फ डिफेंस के बेसिस पर इजराइल रिएक्ट करने वाला है, इस तरह से हमला करने वाला है। तो फिर टॉक टेबल पर आने के लिए ईरान को भी यूएस के रोल पर है यकीन, ईरान को हिंदुस्तान पर भी यकीन है, ईरान का इजराइल को भी ये कहना है कि इंडिया कैन प्ले द रोल। तो फिर सवाल ये है कि यहाँ पर अगर दोनों पक्ष विपक्ष दोनों एक साथ नहीं खड़े हैं और कोई भी पीछे नहीं हटेगा, तो फिर किसी को तो ये कहना पड़ेगा पीछे हट जाइए। देखिए, ये पीछे हटने वाला जो हट है वो ईरान नहीं छोड़ेगा। ईरान की जो बुनियादी राजनीति है, जो शिया रिवॉल्यूशन के बाद से 1989 से लेके वो अमेरिका के विरोध और इजराइल के विरोध पे टिकी है। पहले वाले जनाब ने कहा कि ईरान राइट टू प्रोटेक्ट के लिए गाजा की आवाज़ उठाता है, वो ऐसा नहीं है। ईरान ने 1948-1950 में इजराइल के साथ बखूबी रिश्ते रखे। जब अरब लोग इजराइल से लड़ रहे थे और इजराइल का बहिष्कार कर रहे थे, तब ईरान ने इजराइल के साथ बड़े अच्छे संबंध रखे। ये संबंध 1989 में शिया रिवॉल्यूशन के बाद तोड़े जाते हैं, और शिया रिवॉल्यूशन एक बहुत ही मसायनिक का ये एक रिलीजियस एजेंडा है। उस एजेंडे के लिए मतलब पश्चिमी देशों को और पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति को एक दुश्मन करार दिया जाता है। इजराइल को पश्चिमी सभ्यता का एक नुमाइंदा या एक एजेंट कहा जाता है। ये जो तमाम तमगे हैं, ये तमगे एक बहुत ही मेरे सोच में खतरनाक विचारधारा के हैं। तो ईरान अपने मौके के लिए इजराइल से दुश्मनी बनाए हुए हैं, वरना गाजा के आवाम तो मतलब 1948 से रेफ्यूजी हुए थे ना, तो 1948 में तो ईरान ने ये मसाल नहीं उठाई थी। तो मेरे ख्याल से जियो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है ईरान के, और ईरान जिस राजनीति और जिस अतिवाद को मानता है, उस अतिवाद में मध्यस्थता की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। ईरान अगर ये दुश्मनी नहीं निभाएगा तो ईरान क्या करेगा, और ईरान के पास है क्या विचारधारा? ठीक है, तो कोई दुश्मनी तो नहीं है। दुश्मनी निभाना उनकी बैटल ऑफ सर्वाइवल है, उनकी आइडेंटिटी का एक पार्ट है। तो हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में अब कमर आगा जी जुड़ रहे हैं, जो विदेश मामलों के विशेषज्ञ हैं। कमर आगा जी, किस तरह से देख रहे हैं आप जो इजराइल का हमला हुआ है, दोनों तरफ से दावे हो रहे हैं, उस दावे को भी आप कैसे देख रहे हैं? अब मारिया, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये मैसेजिंग थी, बहुत ख़ास कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इजराइल के पास बेपनाह ताकत है, अगर वो चाहता तो न्यूक्लियर उनके कुछ ठिकानों पे न्यूक्लियर पे भी अटैक कर सकता था। उसने कहा था कि वो ऑयल इंस्टॉलेशन को टारगेट करेगा, निशाना बनाएगा, वो भी नहीं हुआ। फिर उसके अलावा जो मेजर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो भी वैसे ही इंटैक्ट नज़र आ रहे हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, वेस्टर्न मीडिया ने बहुत से लोगों कितने लोग मरे इसका पता नहीं है। वो तो कहते हैं 2 सोल्जर्स उनके मरे हैं, इसका पता नहीं है। और ये लग रहा था पिछले 2-3 दिन से कि ये मसला हल होने वाला है। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन की जो विज़िट थी, ख़ासतौर से जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्हीं ने दोहा में जो दी, वो बार बार ये कह रहे थे कि इजराइल के सारे ऑब्जेक्टिव पूरे हो चुके हैं और सीज़फायर होना चाहिए। फिर दूसरी तरफ अमेरिकन प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ख़ास तौर से रिपीटेड बार बार वो कह रहे थे कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे अटैक नहीं होना चाहिए, ऑयल इंस्टॉलेशन पे अटैक नहीं होना चाहिए। मगर और इनके बीच में मध्यस्थता ओमान के थ्रू और स्विट्ज़रलैंड के थ्रू बराबर हो रही थी ईरान और अमेरिका के बीच में। तो मेरा ख्याल है जैसे पहले एक बार हो चुका, इससे पहले भी हुआ था कि ईरान ने वहाँ जाके कुछ मैसेजिंग मकान कुछ बिल्डिंगों से पहले मिलिट्री इंस्टॉलेशन से पहले मिसाइल गिरा दी और कुछ और भेजी। उसी तरह का ये एक उससे थोड़ा ज़्यादा मुझको लगता है। कि आप इसको ज़्यादा ऐसा नहीं देखते हैं कि ये युद्ध का एस्केलेशन है? नहीं, मुझे नहीं लगता। काउंटर भी आप नहीं देखते हैं? मैं बिल्कुल नहीं समझता इसके युद्ध का ये एस्केलेशन है। अगर हैगा तो बहुत ही ख़तरनाक हो जाएगा। सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, ओमान, दुबई, जॉर्डन, इजिप्ट, ये सारे देश जो अमेरिकन एलाई हैं वो कह रहे हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए। पूरे अरब वर्ल्ड में पब्लिक ओपिनियन ख़िलाफ़ है इस वक्त।
मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इजराइल के साथ साथ अमेरिका की भी पोजीशन बुरी हो गई उस तो पूरे इजराइल क्षेत्र का में। बदला पूरा हुआ? एक तरह से हो गया, और क्या हो, ये मैसे इन्हीं ने भी, ईरान ने भी जिस तरह का अटैक किया था उसी तरह का इन्हीं ने भी कर दिया है अटैक। लेकिन इनकी प्रॉब्लम इस वक्त हिजबुल्लाह से बनी हुई है। हिजबुल्लाह का अटैक जो हो रहा है, हर वक्त हो रहा है, हर रोज़ हो रहा है। ये ठीक है, इनके पास बहुत ताकत है, ये लेबनान को बर्बाद करे देते हैं, लेकिन जो मिलिट्री पावर होती है उसकी एक लिमिट होती है। अगर ऐसा ही होता, बहुत ताकत होती, अमेरिका से ज़्यादा किसी के पास नहीं, इजराइल के पास अतः ताकत है, अमेरिका के पास सब कुछ होने के बावजूद वियतनाम में उनको क्यों हटना पड़ा? इराक़ में उन्हीं ने सद्दाम हुसैन को तो हटा दिया अपनी फोर्स से, प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट नहीं बना पाए। अफ़गानिस्तान में 22 साल लड़े, उसके बाद उसी नॉन स्टेट एक्टर को इन्हीं ने पावर हैंड ओवर कर दी। सब हम सब की पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़ी समस्या बन गई। ईरान में रिजीम चेंज के बारे में मुझे लगता है कि अब वो पॉलिसी नहीं रहेगी, अब ओबामा वाली पॉलिसी वो अब पे आएंगे। जो भी होगा मुझको तो लगता है इलेक्शन के बाद बातचीत भी होगी, सैंक्शंस भी इनको लिफ्ट करने ये आपने बहुत अच्छी रीडिंग दी कि शायद जो इजराइल कर सकता था उसने नहीं किया, और ये फर्स्ट साइन ऑफ डी एस्केलेशन है। डॉक्टर वेल अवाद, आप कितना अग्री करते हैं कमर आगा जी से? कमर आगा के पुराना दोस्त है, दोस्ती जो कह रहे हैं हम तो बिल्कुल बिलीव कर रहे, लेकिन मैं एक दो चीज वो क्लैरिफिकेशन कर रही थी। जैसे पहले वो आपकी स्पीकर में बहुत अच्छा किया था, 1968 till 1973 है जो लेबनान में 2000 अटैक हो गया। मतलब इसी के वक्त में ना ईरान रिवोल्यूशनरी ईरान है ना हिजबुल्लाह है। ये हमने इसलिए मैं आप लोग समझाना पड़ेगा, इसके हक है। अभी तक जो लोग कह रहे अभी इजराइल के लिए कोई कह रहे इजराइल का हमास, इजराइल का हिजबुल्लाह, ये आप समझाना पड़ेगा आपके लोग हैं। ये दुनिया में इजराइल का इंटेंशन क्या है? ये सिर्फ ये देश में अभी तक उनकी बॉर्डर डिक्लेयर नहीं किया था। अगर अमेरिकन राष्ट्रपति खुद कह रहे ये हमको उसकी, ये इजराइल की बहुत छोटा देश है, बहुत मजदूर है, उसकी पढ़ना जाती कहा जा रही। द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम इज ऑक्यूपेशन मारिया, ऑक्यूपेशन, सेटलमेंट्स एंड रिकोलोनाइजेशन। इसलिए हम लोग ये कहने आप पहले जवाब दे दो, मसला हल, फलस्तीनी मसला हल करो, इसलिए उसके अलावा पर आएंगे। ईरान आ गया था इन्फ्लुएंस इन दिस रीजन, क्योंकि अरब मुल्क में खुद निकाल दिया था। वो कह रहे हैं उसकी सपोर्ट नहीं कर रहा फलस्तीनी, और हिजबुल्लाह के लिए अंदर नहीं सपोर्ट कर रहा। लेकिन हिजबुल्लाह आ गया था, हमास भी आ गया, जिस वक्त इजराइल ऑक्यूपेशन आ गया। ये दुनिया का समझाना पड़ेगा। अभी तक हमास में अगर इजराइल कह रहे हम लोग हमास की मरने के लिए तैयार है, आपके मालूम हो गया कितना बम्बार्डमेंट किया था गाजा शरीफ के अंदर, मतलब इक्वल टू द बॉम्बिंग ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर। इसकी साथ वो जापानीज वाले का जो नकाशी और हिरोशिमा दोनों को भी है, ये यूक्रेन का रशिया का युद्ध भी है, इतना बॉम्ब भी है। 80,000 पाउंड में उन्होंने बम्बार्डमेंट किया, 100% इंटरनेट डिस्प्ले, 25 लाख लोग थे। अभी तक 50,000 लोग में मर गया था और इंजर भी गया, 70% बच्चा है। और सबसे बड़ी दुनिया में the maximum number of imputed children, बच्चों के लिए मासूम वाले का imputed लेके थे। आप कहाँ, हम लोग कहाँ जाएंगे? इतना दुनिया में आंख में कहाँ दे सकते? इसलिए दुनिया में जिम्मेदारी है उसके वैल्यू। युद्ध बंद कर, वो टेबल में आ जाओ। तो आपका कहना है हिस्ट्री में एक फाइनल वर्ड, युद्ध में कभी पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं है, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ अ पॉलिटिकल फ्रेमवर्क, इसलिए ये युद्ध चल रहा है। तो ठीक है, तो क्या ईरान देगा इजराइल को जवाब? आप ये नहीं मानते कमर आगा साहब? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब ज़रूरत पड़ेगी इसलिए कि इस अटैक में जिस तरह ईरान उनके डिफेंस मिनिस्टर बार बार इजराइल के ये कह रहे थे कि बहुत मैसिव अटैक होगा, हम उनके सारे जितने भी इकोनॉमिक एसेट्स हैं या मिलिट्री एसेट हैं उनको टारगेट करेंगे, लेकिन वो सब कुछ नज़र नहीं आया। तो इसलिए लगता है कि ये जो निगोसिएशंस अमेरिका ने जो हो रहा है ईरान के साथ इनडायरेक्ट और फिर उसके अलावा इजराइल के साथ जो बातचीत हुई, देखिए बग़ैर अमेरिकन परमिशन के इजराइल अटैक नहीं कर सकता ईरान पे। तेल की सप्लाई अगर डिस्टर्ब हो जाती है, ईरान के लिए ये बहुत आसान काम था कि तेल की सप्लाई को डिस्टर्ब कर दे। और एक बार हूती रेबल्स दिखा चुके हैं ये, जब उन्हीं ने आरामको के में एक ऑलमोस्ट 50% ऑयल सप्लाई में डिस्टर्ब कर दी थी। अगर ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होती तो अमेरिकन इकनॉमी, यूरोपियन इकनॉमी, उसके साथ साथ ग्लोबल इकनॉमी, इंटीग्रेटेड वर्ल्ड है, वो नहीं हुआ। वो नहीं हुआ।
वो नहीं हुआ, वो तो नहीं वो हुआ। साइंस हैं। अरबों ने मना कर दिया कि हमारी कोई ज़मीन, हमारा नहीं। कोई स्पेस इस्तेमाल इजराइल नहीं करेगा। हाँ ठीक है। इराक से इन्हीं ने किया, एक भी प्लेन ईरान के अंदर नहीं गया है। जो अटैक हुआ है वो मोस्ट प्रोबेबली कहा जा रहा है इराक से किया गया था। वहाँ के ऊपर अटैक्स जो कुछ किए थे उन्हीं ने अपने मिसाइल का इस्तेमाल किया है, या एयर टू सरफेस मिसाइल्स के और इस तरह की। संजीव बजाज जी, ये जो कमर आगा साहब बोल रहे हैं वो एक क्लियर इंडिकेशन है कि दोनों तरफ अब कहा जा रहा है कि थोड़ा थमो, और शायद इसीलिए ये यूएस को भी पता था, अमेरिका को पता था कि ये अटैक होने वाला है, और पूरा वॉर रूम में खुद मौजूद थे जो बाइडेन देखने के लिए कि कितना एस्केलेशन होगा। तो इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से आप किस तरह से देख रहे हैं कि कुछ ऐसे साइंस आए हैं कुछ दिनों में जो आपको लग रहा है कि पॉजिटिव हैं इस रीजन को लेकर के? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को जी। सॉरी, मैं ये बोल रहा हूँ, ये वॉर कभी ना कभी तो खत्म होएगी, रुकेगी। एंड ये जो अभी यूएस इलेक्शन का रिजल्ट है, ये इसके लिए बहुत क्रिटिकल है, बिकॉज अभी एक रजीम चल रही है, उनका एक व्यू है, वो एक तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। सो अगर कमला हैरिस वापस आ जाती हैं तो मे बी ये सेम सपोर्ट चलता रहेगा। बट अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं, वो क्या रवैया लेंगे, क्या होएगा, वो टोटली एक चेंज हो जाएगा तरीका। बट जो मेरे हिसाब से, देखिए, इसको और बुरा होने के चांसेस कम हैं, बट हो सकते हैं, और उससे पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत इफेक्ट आएगा। जो अभी एक हमारी अच्छी एक बूम चल रही है, वो पूरी दुनिया में एक इफेक्ट आएगा। बट जो ज्यादा चांसेस हैं कि ये चीज सॉल्व हो जाएगी, और जब ये सॉल्व होएगी, जो उसका एक फिलिप आएगा, जो उसका एक बूस्ट आएगा, वो बहुत अट्रैक्टिव होएगा। तो मेरे हिसाब से फॉर निवेशकों के लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, रिस्क कम है। तो मतलब, बट रिस्क हमेशा रहता है, और रिस्क ऐसी चीज है जो हम देख नहीं पाते। अगर हम देख पाते तो वो रिस्क नहीं होता जी। बिल्कुल। बट मेरे हिसाब से निवेशकों के लिए एक अपॉर्चुनिटी आएगी जब ये सॉल्व होएगा, तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को एक अच्छा बूस्ट मिलेगा, जो बहुत अच्छा होएगा जी पूरी इकोनॉमी के। जी जी। मेजर जनरल पीके सहगल साहब, 30 सेकेंड्स आपको, और उसके बाद मैं स्टूडियो गेस्ट्स को के पास आऊंगी। अनफॉर्चुनेटली मैं अपनी मिलिट्री रेपुटेशन को एट स्टेक लगाता हूँ। मेरे मुताबिक ईरान जो अभी कार्रवाई जरूर करेगा। इसराइल ने बड़ी ज़बरदस्त कोशिश की कि उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाए, लेकिन 90 to 95% उसकी मिसाइल्स को मार गिरा गया। वो ईरान की काबिलियत को दर्शाता है। इसराइल की तरफ से हर प्रकार से कोशिश थी कि ईरान को ऐसा सबक सिखाया जाए कि वास्तव में उसके घुटने टिक जाए, लेकिन वो सबक नहीं सिखा पाया। और अभी जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान 100% जवाबी कार्रवाई करेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं होना चाहिए, और ये जवाबी कार्रवाई जल्द होगी। अच्छा, तो आप मानते हैं कि जवाबी कार्रवाई होगी। तो यहाँ पर कमर आगा साहब अग्री नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि शायद यूएस ने कुछ मिडिल ग्राउंड का कुछ रास्ता निकाल लिया है, शायद इसीलिए, क्योंकि उनको पता था कि ये होने वाला है, परमिशन लेकर के किया था उन्होंने। आप मानते हैं? देखिए, मैं भी ये मानता हूँ कि इजराइल इतनी जल्दी जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। इसके दो कारण, ईरान सॉरी, इसके दो कारण हैं। पहला तो ये है कि क्या ईरान की सैन्य शक्ति इतनी ज़्यादा है कि वो इजराइल पे पलट के हमला करे, जानते हुए बड़ा हमला करे, ये जानते हुए कि इजराइल को यूएस का सपोर्ट है, क्या ऐसा है? और दूसरी चीज़ ये कि जहाँ तक सहगल साहब शायद ज़्यादा अच्छी तरह से समझा पाएंगे कि हमला उस वक्त नहीं किया जाता जिस वक्त हमले की ज़्यादा संभावना होती है। हाँ, क्योंकि तब प्रिपेयर्डनेस आपकी होती है। हाँ। हमने आप पे हमला किया, आप तुरंत हम पे हमला करेंगे, तो जी। इसीलिए देखिए इजराइल ने भी इतना वक्फा लिया। इजराइल ने तुरंत हमला नहीं किया, और इजराइल ने उस पीरियड का, उस टाइम का, उस वक्त का इस्तेमाल किया हिजबुल्लाह पे कंसंट्रेट करने। हाँ, तो कमर आगा साहब, बस अब ये डिस्कशन को रैप अप करते हैं, और आपका कहना है कि जो चॉइस ऑफ अटैक है, जैसे उन्होंने सैन्य शक्ति पर अटैक किया, तो वो एक क्लियर इंडिकेशन है कि वो कुछ कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो इसका मतलब है कि जो ठिकाने हैं, वो चॉइस जो है वो एक दर्शा रहा है कि एक डी एस्केलेशन के साइन है। नहीं, दूसरे ईरान के जो स्टेटमेंट आए हैं
उसमें भी उन्हीं ने बहुत इसको काम डाउन किया है, प्ले डाउन किया है, कहा है कि ऐसा नहीं, इस वजह से लगता है मुझे। दूसरी बात ये कि ईरान कभी नहीं चाहेगा युद्ध हो, इसलिए कि उसने जो इंफ्रास्ट्रक्चर अपना डेवलप किया है, उसने जो अपना डिफेंस इक्विपमेंट्स जो बनाए हैं पिछले कुछ दिनों में, जो तरक्की की है स्पेस में या न्यूक्लियर साइंसेस में, उसके अलावा नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह में, और फिर उसके अलावा उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हीं ने बिल्कुल यूरोपियन स्टैंडर्ड का बनाया है, वो सब ध्वस्त हो जाएगा। और वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि युद्ध ये फैले, इसलिए को नुकसान सबसे ज़्यादा किसी का होगा तो ईरान का होगा अगर युद्ध फैलता है। अमेरिका, यूरोप और उसके साथ साथ इजराइल, तीनों मिल के लड़ेंगे। ये लड़ाई अकेले की इजराइल की नहीं होगी। अगर इजराइल, तो वो शुरू से वो नहीं चाहते थे युद्ध हो, उनकी पूरी कोशिश होगी कि आगे भी युद्ध। दूसरी बात ये कि ये सारा जो कुछ भी इजराइल ने अटैक किया, मार्केट जब अमेरिका का बंद हो गया उसके बाद हुआ है, तो ताकि मार्केट पे भी असर नहीं पड़ेगा। और इंडिया का मार्केट अब हम लोग का मार्केट खुलेगा अब मंडे के दिन, तब तक हमला सब खत्म हो चुकेगा, मार्केट पे इतना ज़्यादा इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वरना मार्केट बिल्कुल क्रैश कर जाता। इसलिए मैं समझता हूँ कि दिन भी उन्हीं ने ये सैटरडे का रखा, जबकि सैटरडे के दिन इजरायली कोई काम नहीं करते, साहबाज का दिन होता है, उनकी छुट्टी का दिन होता है, वो घर पे रहते हैं। उस दिन ये अटैक किया, तो बहुत सी बातें हैं जिससे इंडिकेट होता। कोई देखिए, हम जो कह रहे हैं कोई ज़रूरी नहीं कि वैसा ही हो, वो तो रीडिंग है, हमारा रीजन, हमारी जो समझ आ रही है वो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये मैनेज सब करा दिया गया है और ये मसला आगे नहीं बढ़ेगा। सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ये जो गल्फ़ देश हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन हैं, इनकी इकनॉमी भी बहुत ख़तरे में आ जाएगी। ये भी नहीं चाहते, इन लोगों ने भी साफ कह दिया। और यही नहीं, सऊदी अरेबिया ने ईरान के साथ तय किया है कि वो रेड सी के अंदर वो करेंगे, नेवल एक्सरसाइज करेंगे। अब बताइए साहब, ये मैं तो समझता हूँ इजराइल के साथ साथ जितना नुकसान अमेरिका को हो रहा है, इसलिए कि प्रो अमेरिकन देश जो हैं वो भी अब अमेरिकन हित को आगे बढ़ाने में मुश्किल उनको लग रही है। वो भी ब्रिक्स की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये बहुत महंगी बार पड़ने जा रही है इनको, इसलिए कि ये एक नया ग्लोबल ऑर्डर इजराइल जो सोच रहा था कि मिडिल ईस्ट में हम बनाएंगे, होगा, वो नहीं होगा, वो साइन नहीं दिखे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कमर आगा जी, जेके त्रिपाठी, सैयद रुमान हाशमी, डॉक्टर जहांगीर, संजीव बजाज, मेजर जनरल सहगल और डॉक्टर वेल अवाद। मुकाबला में बात यहीं तक, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद एक ख़ास इंटरव्यू है, ज़रूर रुकिएगा और देखिएगा। अब मैं सीधे रुख करूंगी रियूवर अज़ार का, जो भारत में इजराइल के राजदूत हैं। रियूवर अज़ार, एनडीटीवी पर आपका स्वागत है। सवाल ये है एम्बेसडर अज़ार के जो डैमेज हुआ है उसके बारे में ईरान का एक वर्जन है, आपका एक वर्जन है, सच्चाई क्या है? वेयर इज द ट्रूथ हियर? Namaste, good evening. Well, the truth here is very simple. Israel has hit in a very precise way the air defense systems of Iran, and it has hit military missile and drone installations, factories of missiles and drones. There's no doubt for any military expert that you will ask that F-35s and F-16s can easily overcome missile defense systems of the type of F-300. So the fact that the Iranians are downplaying it, maybe it's a good sign. We are interested in de-escalation, and that's why we limited our strikes to a very small number of targets. We could have hit much more, many more military targets and non-military targets in Iran. We're refraining from doing that because we want to send a message to the Iranians that they are exposed, and if they don't stop their aggression against Israel, both directly and indirect, they will pay a dear price. But we don't want to escalate the situation. राजदूत अज़ार, आपका सही कहना है कि आप एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं। तो इस दूसरा सवाल मेरा ये होगा आपसे, क्या इजराइल का बदला पूरा हुआ? जो आप रिवेंज की बात करते थे वो रिवेंज अब पूरा हो गया क्या? Well, I'm not sure I understood your question because I don't speak Hindi, but
the bottom line is that the Israeli government has made very precise decisions to what our goals are following this aggression that started on 7th of October. We want to eradicate the military capabilities of Hamas. We want to bring back our hostages, and we want to make sure that Hamas and Palestinian Islamic Jihad do not rearm and do not regroup. We want to stay confined to this conflict in the Gaza Strip. Unfortunately, what happened is that Hamas joined the attack against Israel on the 8th of October, backed by Iran. As you probably have seen, we have eliminated the entire leadership of Hezbollah. We have uprooted the capabilities of Hezbollah on our northern border to make sure that our communities, the communities that were evacuated on the 8th of October, will be able to come back to the border area. We are interested in finishing this conflict with the verifiable implementation of UN Security Council Resolution 1701. Rajdut Azhar, Iran is saying that they will be responding to this aggression with proportional reaction. So there is a sense that perhaps after the action that has been taken by you, there could be a possibility of a beginning of a new round of escalation between the two countries. Well, that's completely up to the Iranians. If they choose to go down that path, the results can be very dire for them, because as I told you, we have removed their capability to defend their territory by neutralizing their air defense systems. So they have to choose if they want to go blindly, to continue with this hatred, to continue with this escalation, to continue with this attempt to eliminate the state of Israel that has been going on for 30 years now. If they continue with that, they will be hurt. And now I think that they understand it better than they understood it before this retaliation last night. Is there a sense in Israel that there could be some other support coming in for Iran from other Muslim nations, Islamic countries? Well, that's a great question, because what we have seen last night is that no Arab country tried or attempted to stop Israel from doing what it did, despite the fact that in order to reach Iran, we have to go over Arab countries. So not only that Arab countries haven't condemned Israel, they haven't tried to stop Israel. And that tells you something regarding how they feel about the Iranian threat. I might remind you that a few years back, the Iranians had attacked in a completely unprovoked way Saudi Arabia, and they have neutralized half of the oil production of Saudi Arabia for many months. So the fact that Iran thinks that it can terrorize countries in the region, I think is something that is very disturbing, both for us, our allies, and our partners in the Arab world. And the fact that Israel is capable of sending this message to Iran, I think is extremely important, not only for us, but also for the rest of the international community, including our Arab neighbors. And Ambassador, United States ने confirm किया है that they were informed of the impending strike, although they also say that no US personnel or assets were involved in the operation. So what really was the role of US and other countries? Well, the U.S. is our closest ally, and we have been coordinating with the U.S. many of our moves. We don't always agree about everything, but in this case, I can assure you that there was enough exchange with the United States. The United States supplied Israel in the last few weeks additional systems to defend our skies from Iranian retaliation. So we are, together with our American friends, ready for anything the Iranians might want to do following this retaliation. We are entering the festival season. December is Christmas. Is there a sense that, because of a year which has been spent with retaliation, strikes from both the sides, there should be some solution in sight? Well, we certainly hope so. We are calling Hamas to lay down their weapons and release the hostages. We are ready to accommodate their exit from the Gaza Strip. We are calling the Lebanese people, the Lebanese government, to cooperate with a verifiable implementation of UN Security Council Resolution 1701. This war can be over tomorrow morning. The only thing that has to happen is that these terrorists stop attacking Israel,
and actually, create a new situation in a region in which people can enjoy prosperity and peace. My last couple of questions, Ambassador Azhar. One, of course, relates to who and which institution can play the possible role of bringing Iran and Israel on the talking table. And this talk, if it happens, as and when it happens, will be at what level? Well, that's a good question. I think that the United States can play a very important role because it's a major stakeholder in the region. There are other countries that might play a role. We have been sending messages to the Iranians through at least 20 countries, including India. So it's up to the Iranians to decide whether they want to come back to their senses, stop investing tens of billions of dollars in creating this machinery of terror in the region, and concentrate in the development of their own people. They deserve it. The Iranians deserve it. My last question to you, of course, the deadly attacks are continuing. What happened a few months ago was perhaps the most deadliest attack in Israel's history. And this has triggered this counter and from both the sides. Now, when there is that sense of heavy price, which could be paid on both the sides, hasn't perhaps Israel and the other side also got tired of this war already? Well, I certainly hope so, because Israel, has tried in the last few years to postpone the need to engage in war with Hamas, despite the fact that we saw what Hamas was building on the other side of the border and what Hezbollah has been building on the other side of the border. And we've seen all this proliferation of weapons of mass destruction by the Iranians. We refrained from attacking it. And only after we were attacked by surprise in a very atrocious way, we decided that we have no choice. Our people, we have the IDF, the Israel Defense Forces, is the army of the people. The people want to go back to their families, but they also show resolve because they know we don't have any choice. We are a country that deserves to live in peace. We are determined to restore peace and solve this problem. All right. Ambassador Azhar, appreciate your time. शुक्रिया हमारे साथ बात Thank you. करने के लिए NDTV से आपने अपना वक्त दिया. शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए.